हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे अक्टूबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरे अक्टूबर मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 120 से भी ज़्यादा सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा है, जो कि आपको एग्जाम टाइम में जल्दी से पूरे मंथ की करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप अक्टूबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो भारत के 50वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। यानी कि भारत का पहला गांव ऐसा कौन सा है जो कि 24 घंटे सोलर पावर के ऊपर ऑपरेट होता है। तो ये गांव है मोढेरा। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मोढेरा गांव जो है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है गुजरात के अंदर है, लेकिन ये गुजरात में कौन से जिले में पड़ता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये गुजरात के मेहसाना जिले में आता है। गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा गांव को पीएम नरेंद्र मोदी ने 24x7 सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया है। ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ईरानी कप जो है ये क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट होता है और 2022-23 सीजन को जीत लिया है शेष भारत टीम ने। शेष भारत को ही अंग्रेजी में रेस्ट ऑफ इंडिया टीम कहा जाता है और इसने फाइनल में सौराष्ट्र टीम को हराया और इस बार का ईरानी कप जीत लिया है। हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर MBBS का सिलेबस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। यानी कि यहाँ पर चिकित्सा की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में हो पाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अक्टूबर महीने के अंदर गए थे और उसी दौरान इन्होंने MBBS के फर्स्ट ईयर की 3 बुक्स को हिंदी भाषा में लॉन्च किया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदी भाषा में MBBS का सिलेबस लॉन्च किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC जो इवेंट होता है, इसका छठा संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का छठा संस्करण हुआ है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। सो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि ये बिल्कुल अक्टूबर के शुरुआत में हुआ था, 1 से लेकर के 4 अक्टूबर तक। और इसका उद्घाटन, अगर आपसे पूछते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो आपको बताना है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसी इवेंट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर 5G सेवाओं को भी शुरू कर दिया है। 5G सेवाओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है इसी इवेंट के दौरान। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड अगला सवाल है और इस तरीके से मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जो भी क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड होंगे उनको मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा ताकि आप उनको आसानी से याद रख पाएं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 अक्टूबर को किसने नई दिल्ली से देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है। तो अभी मैंने आपको बताया इस बार जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट हुई है उसी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। हालांकि आपको बता दूं शुरुआत में ये 13 शहरों के अंदर ही शुरू किया गया है, धीरे धीरे करके इसको अगले 2 सालों में पूरे देश के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के अंदर फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके क्या करने की मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो फैजाबाद छावनी है अब उसको अयोध्या छावनी के नाम से जाना जाएगा, यानी कि अब इसका नाम हो जाएगा अयोध्या कैंट। इससे पहले आपको पता होगा पूरे फैजाबाद जिले का नाम ही बदल कर दिया गया था अयोध्या, और उसी तरीके से जो फैजाबाद जंक्शन था रेलवे स्टेशन उसका नाम भी कर दिया गया था अयोध्या कैंट जंक्शन। तो उसी तरीके से अब जो फैजाबाद छावनी है उसका नाम भी हो गया है अयोध्या छावनी। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा निम्न में से किसे नेशनल आइकन के रूप में घोषित किया गया है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पंकज त्रिपाठी। तो मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में डिक्लेयर किया है, क्योंकि इन्होंने वोटर्स को जागरूक करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की काफी ज्यादा हेल्प की है, जिसके चलते इनको नेशनल आइकन के रूप में डिक्लेयर किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग के अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका नाम आपको याद रखना है। इस समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरण में आयोजित किया जाएगा? वैसे अब ये हो चुका है, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है ये एक ही चरण में करवाया गया है 12 नवंबर 2022 को। तो इसके लिए जो मतदान हुआ वो हुआ 12 नवंबर को, और जो मतगणना होगी वो 8 दिसंबर को होनी है। क्योंकि आपको पता है इसी तरीके से गुजरात के अंदर भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन गुजरात में 2 चरणों में होंगे। पहला चरण का मतदान होगा 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का 5 दिसंबर को, और फिर रिजल्ट जो है वो दोनों के ही 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। एक बात और आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या है 68, और गुजरात में कितनी है? गुजरात में है 182। तो ये 2 चीजें अभी आपको याद रखनी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए पीएम डिवाइन नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम डिवाइन योजना जो है, आपने इसके बारे में इस बार के बजट के अंदर भी सुना होगा। तो बजट में अनाउंस किया गया था कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक नई योजना लाई जाएगी, जिसका नाम होगा पीएम डिवाइन। तो अब उस योजना को 4 सालों के लिए मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको 4 सालों के लिए लागू किया जाएगा। तो इस दौरान इस पर 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसमें जो पूरा खर्चा है वो केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इसको लागू करेगा कौन सा मंत्रालय? तो आप जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय है, जिसको बोलते हैं डोनर मिनिस्ट्री। तो उसी के द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में, यानी कि इससे पहले वाले महीने में, नामीबिया देश से भारत में चीतों को लाया गया था। नामीबिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो यहाँ से 8 चीतों को ला करके भारत में बसाया गया है। इन 8 चीतों को कहाँ पर रखा गया है? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो इन चीतों की निगरानी करने के लिए, उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए, और जिस रीजन में उनको रखा गया है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक चीता टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसमें टोटल 9 मेंबर्स होंगी। तो ये जो चीता टास्क फोर्स है ये टोटल 2 सालों के लिए लॉन्च की गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि जो बुकर पुरस्कार है ये दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। तो इस बार का जो बुकर प्राइज है ये दिया गया है सेहान करुणाटिलका को। सेहान करुणाटिलका जो है ये श्रीलंका देश से हैं, और इस बार का बुकर प्राइज इन्होंने जीत लिया है। इनको जिस बुक के लिए ये पुरस्कार मिला है उस बुक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि इसी तरीके से एक और अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है ये इस बार दिया गया था गीतांजलि श्री को, जो कि भारत की हैं, और इनका जो हिंदी नॉवेल था जिसके लिए ये पुरस्कार मिला उसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड जो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास था, और इसके लेखिका थी गीतांजलि श्री। हालांकि इस बुक को अंग्रेजी में जिन्होंने ट्रांसलेट किया था उनका नाम है डेजी रॉकवेल। तो उनको भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर के अंदर एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है पंजाब राज्य के संगरूर जिले में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ये पंजाब के संगरूर जिले के अंदर बुट्टल कला गांव में स्थापित किया गया है, और इसकी एक दिन की क्षमता है 33.23 टन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों के बीच में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी हुआ था, और इसमें भारत को 121 देशों के बीच में 107वां स्थान दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी।
और इसी के साथ भारत को यहाँ पर सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में यही देखा जाता है कि किस देश में भुखमरी का स्तर कैसा है। तो भारत में यहाँ पर सीरियस कैटेगरी में रखा गया है भारत को। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अफगानिस्तान को छोड़ करके बाकी जो साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज हैं उनकी रैंकिंग भारत से भी बेहतर है, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इनकी रैंकिंग यहाँ पर भारत से बेहतर दिखाई गई है। हालांकि आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है, क्योंकि सरकार के मुताबिक इस रिपोर्ट में काफी ज्यादा खामियां हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यानी कि बीसीसीआई, अब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी इनसे पहले थे सौरभ गांगुली, लेकिन अब बन गए हैं रोजर बिन्नी। इसके अलावा बीसीसीआई के जो सचिव हैं उनका नाम है जय शाह, और बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव शुक्ला। केंद्रीय रेलवे मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61 BOBRN AL HSM1 का उद्घाटन किया है? यहाँ पर इसका ये जो कोड नेम है, इसमें AL का मतलब है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से बने हुए हाल ही में मालगाड़ी के डिब्बे लॉन्च किए गए हैं, और इनको पहली बार रवाना किया गया था भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लेकर के बिलासपुर रेलवे स्टेशन तक। तो इनको किसने लॉन्च किया था? भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। भारत के 2 समुद्र तटों थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हाल ही में मिला है। ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो दोनों बीचेस हैं, थुंडी बीच और कदमत बीच, ये दोनों के दोनों हैं लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है ये एक तरीके का इको लेवल है, और ये दुनिया भर के सबसे साफ समुद्र तटों को दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि ये कौन देता है, तो डेनमार्क के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE। इसका मुख्यालय डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। तो इसी के द्वारा ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अभी हाल ही में भारत के 2 बीचेस को दिया गया है। इससे पहले भी भारत के अंदर 10 ऐसे बीचेस थे जिनको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ था। तो अब भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस की संख्या हो गई है टोटल 12। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन कौन से बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने उन सभी के नाम लिख दिए हैं, आप इनको पॉज करके आसानी से रीड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ रोपवे की आधारशिला रखी है। आपको बताना है कि ये केदारनाथ को कौन से स्थान से जोड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे, और इस दौरान इन्होंने उत्तराखंड के अंदर इस तरीके से 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। अब ये जो दोनों रोपवे हैं ये कहाँ कहाँ पर बनेंगे ये आपको बताता हूँ। पहला रोपवे होगा जिसको नाम दिया गया है केदारनाथ रोपवे, और ये इन 2 जगहों को जोड़ेगा, केदारनाथ को गौरीकुंड से। इसी तरीके से जो दूसरा रोपवे है उसका नाम है हेमकुंड रोपवे, और वो कहाँ तक जाएगा? गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड साहिब तक। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो केदारनाथ रोपवे है ये केदारनाथ को किससे जोड़ेगा? तो केदारनाथ को ये गौरीकुंड से जोड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? सुल्तान जोहर कप जो है ये हॉकी का एक टूर्नामेंट होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछा गया है। तो ये एक हॉकी का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है जो कि मलेशिया के अंदर आयोजित किया जाता है। तो इस बार इसको किसने जीता है? इस बार इसको भारत ने जीता है, और भारत ने यहाँ पर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हाल ही में चुनाव करवाया गया था अध्यक्ष पद के लिए, और यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे, एक तो शशि थरूर और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत लिया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अक्टूबर 2022 में। तो इनको हम एक साथ देखेंगे। आगे हम इन पर क्वेश्चंस भी इसी वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनको एक साथ देखेंगे ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर पाएं। तो आप सबसे पहले खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आपने इन सभी के आंसर्स सोच लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। भारत की महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बन गई हैं भारती दास। भारती दास भारत की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गई हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, मैंने आपको बताया पहले ही क्वेश्चन के अंदर, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, और इन्होंने 9 नवंबर 2022 को शपथ ली है।
ये भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आपको नहीं भूलना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं सुजाय लाल थाउसेन, SL थाउसेन। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP, इसके महानिदेशक बन गए हैं अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह ITBP के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी, और ये 36वें अध्यक्ष बने हैं BCCI के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा, तो आपको ऐसा ही वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। किस भारतीय शहर ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये भारत के शहर ने जीता है, जो कि है हैदराबाद। हैदराबाद ने 2022 का वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीत लिया है। किसानों की मदद के लिए किस राज्य की सरकार ने हिमकैड योजना शुरू की है? तो इसको याद रखना काफी आसान है। हिमकैड योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, और इस योजना के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश के किसान हैं उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 11 और 12 अक्टूबर को किस भारतीय नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो प्रस्थान नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत का किसी और देश के साथ में नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना का अपना खुद का अभ्यास है, जो कि साल में 2 बार किया जाता है। तो हाल ही में ये पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि जो पूर्वी नौसेना कमान है उसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। तो विशाखापत्तनम के पास में ही जो काकीनाडा है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर एक मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के अंदर कुल 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे, ताकि भारत में मेडिकल डिवाइसेस को यानी कि जो चिकित्सा में उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनके निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि आपको बता दूं कि आज के समय जो भी भारत में चिकित्सा के अंदर उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनमें से 70% से भी ज्यादा को भारत दूसरे देशों से आयात करता है। तो यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस के मामले में भारत की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम हो सके, उसी के लिए मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाए जा रहे हैं। टोटल 4 जगहों पर बनेंगे। तो इनमें से एक तो बनेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उसी की आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने रखी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पर बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जिला है सोलन जिला, और यहाँ पर नालागढ़ नाम की एक जगह है। तो यहीं पर PM नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के 4 राज्यों के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे, तो इनको याद रखना बहुत ही आसान है। इनको आप ऐसे याद रखेंगे: हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। अब आगे देखते हैं। हाल ही में 4था हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो हेली इंडिया समिट जो है इसका 4था संस्करण हाल ही में हुआ था, जो कि आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 172 एकड़ भूमि पर बनने वाले ग्वालियर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला किसने रखी है? तो ग्वालियर एयरपोर्ट के ऊपर जो नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा उसकी आधारशिला हाल ही में रखी है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। असमानता कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को कम करने के लिए दुनिया भर के जो देश हैं वो कितने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, उसी के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की गई है, और इसको जारी किया है ऑक्सफैम नाम की संस्था ने। ऑक्सफैम ने इसको जारी किया है, और इसमें भारत को 123वें स्थान पर रखा गया है। अगर आपसे पूछते हैं कि इस मामले में नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो नंबर 1 पर है नॉर्वे। किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, वैसे तो इसमें अभी के समय एक भी बाघ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो उससे जो मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां से बाघों का पलायन होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में है इस तरफ। तो यहाँ पर जो बाघ हैं वो आएंगे, और इसी के लिए पहले ही रानीपुर टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। यूपी के अंदर जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व था वो था दुधवा टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है, ये लखीमपुर खीरी जिले में है। दूसरा था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत जिले के अंदर ही है। फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बना था बिजनौर जिले के अंदर। और चौथा बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट जिले में बना है। और इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व भी है। जिस तरीके से यूपी के अंदर रानीपुर टाइगर रिजर्व नया बनाया गया है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये 3 जिलों में फैला होगा, एक तो सागर, दूसरा दामोह और तीसरा नरसिंहपुर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए किस नए रिजर्व को मंजूरी दी है। तो मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, जिसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये मैंने आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला होगा। एक बात यहाँ पर आपको और याद रखनी है कि ये जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा, ये पूरे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। हाल ही में किसने $44 बिलियन में ट्विटर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एलोन मस्क। एलोन मस्क जो हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और इन्होंने हाल ही में $44 बिलियन में जो सोशल मीडिया कंपनी है ट्विटर, इसका अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि इसको खरीद लिया है। एलोन मस्क इसके अलावा 2 और कंपनियों के सीईओ हैं, एक तो टेस्ला और दूसरा जो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव 2022 किस जिले में आयोजित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक जिला है जिसको बोलते हैं अनंतनाग जिला, और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक जगह है पहलगाम। तो यहीं पर हाल ही में जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला बर्ड फेस्टिवल 2022 आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंतनाग। ब्रिटेन के इतिहास में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन के अंदर अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है ऋषि सुनक। और क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, तो इस तरीके से ब्रिटेन के इतिहास में ये भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम था लीज ट्रस, लेकिन 45 दिनों के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है कि ब्रिटेन के इतिहास में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी लीज ट्रस, और लीज ट्रस जो है इन्होंने 45 डेज के बाद ही इस्तीफा दे दिया, यानी कि सिर्फ 45 दिनों तक ही ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। और इस तरीके से ये ब्रिटेन के इतिहास में इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लीज ट्रस। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है। तो 2022 के अंदर जो फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसको जीत दिया है मैक्स वर्स्तापन ने, क्योंकि मैक्स वर्स्तापन ने ही 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा रेस जीती है। मैक्स वर्स्तापन की अगर हम बात करें तो ये नीदरलैंड के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, और ये जो फार्मूला 1 रेस होती है उसमें रेडबुल रेसिंग होंडा के लिए ड्राइव करते हैं। तो रेडबुल आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले यानी कि 2021 के अंदर भी यही चैंपियन थे, यानी कि ये लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में किसको चुना गया है। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि 2021-22 सीजन में दुनिया के सबसे बेस्ट पुरुष हॉकी खिलाड़ी कौन रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह आपको पता है भारत के मशहूर हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इनको साल 2021-22 के लिए FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। बाकी जो अन्य अवार्ड्स दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा 2021-22 सीजन के लिए, वो सारे अवार्ड्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर कौन रहे हैं हॉकी में, तो पुरुषों में है हरमनप्रीत सिंह फ्रॉम इंडिया, और महिलाओं में है फेलिस एल्बर्स जो कि है नीदरलैंड की। गोलकीपर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड है ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही भारतीयों को मिला है। पुरुषों में PR सर्जेस को और महिलाओं में सविता पुनिया को। इसी तरीके से FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है
ये महिलाओं के अंदर आप देख सकते हैं, महिलाओं में ये पुरस्कार एक भारतीय को मिला है जिनका नाम है मुमताज खान। तो ऐसे आपको ये सारे याद रखने हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन से दो शहरों के बीच में चलाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऊना से लेकर के नई दिल्ली। ऊना कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना से लेकर के नई दिल्ली के बीच में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखा करके हाल ही में रवाना किया। ऊना से लेकर के नई दिल्ली के बीच में ये चलती है। इससे कुछ ही दिनों पहले जो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई थी वो गांधीनगर से लेकर के मुंबई के बीच में चलती है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो स्वीडन, जो कि आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। इससे पहले यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो एक महिला थी जिनका नाम था मैग्डलेना एंडरसन और ये स्वीडन कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। हालांकि अब इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो इनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री बन गए हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। 23 अक्टूबर को इसरो ने किस रॉकेट की हेल्प से वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका ये काफी महत्वपूर्ण मिशन था जिसमें इसरो ने वनवेब नाम की जो कंपनी है उसके 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ा है। तो सवाल यहाँ पर यह पूछा गया है कि इसरो ने इसको लॉन्च करने के लिए कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया? तो इसरो ने इसके लिए भारत के सबसे हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं LVM-3। यहाँ पर M2 जो है ये फ्लाइट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो रॉकेट है उसका नाम है LVM-3 और फ्लाइट नंबर है M2, यानी कि दूसरी बार LVM-3 का प्रक्षेपण किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर LVM-3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पहले इसी को GSLV मार्क 3 बोलते थे, अब इसका नाम हो गया है LVM-3। ये मिशन कई सारे मायनों में खास था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला कॉमर्शियल मिशन था LVM-3 का, यानी कि LVM-3 रॉकेट के जरिए अभी तक जितने भी भारत ने मिशन लॉन्च किए हैं वो सभी के सभी भारत के खुद ही के थे। तो पहली बार इसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि LVM-3 का इस्तेमाल पहली बार किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले इसके जरिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन पहली बार लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी आप देख सकते हैं ये एनसेल का मिशन था, यानी कि इसरो की जो कॉमर्शियल ब्रांच है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके थ्रू इसरो ने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने किस वर्ष से महिला IPL शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? तो BCCI ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 2023 से महिला IPL की भी शुरुआत की जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो पुरुषों का IPL होता है वो आपको बताना है कि कौन से साल में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये है उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। तो अब इस मंदिर परिसर में हाल ही में इसका विस्तार किया गया है और श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। तो इसी का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। इंटरपोल की 90वीं महासभा कौन से भारतीय शहर में आयोजित की गई? इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस और ये दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन शहर में। लियोन फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरपोल की 90वीं महासभा कौन से भारतीय शहर में हुई है? तो देखिए इस बार इंटरपोल की जो 90वीं महासभा हुई है उसकी मेजबानी की है अपने भारत देश ने और भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इसी से रिलेटेड अगला सवाल पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्था ने पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरपोल, क्योंकि हाल ही में जो 90वीं महासभा हुई है इंटरपोल की नई दिल्ली में, उसी के दौरान इंटरपोल ने दुनिया का पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है लियोन शहर में उसका आभासी दौरा कर सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्च किया गया है ग्लोबल पुलिस मेटावर्स बाय इंटरपोल।
ये क्वेश्चन भी इसी के बारे में है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा शहर 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो 2022 में तो नई दिल्ली शहर में हुआ है, यानी कि भारत की मेजबानी में, लेकिन अगले साल 2023 में जो 91वीं इंटरपोल महासभा होगी इसकी मेजबानी करेगा वियना, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। 30 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पोषण उत्सव का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है। तो उचित पोषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में 30 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में पोषण उत्सव का आयोजन किया गया था भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये कहाँ पर हुआ है ये पूछा गया है। तो इसका आयोजन कर्तव्य पथ पर किया गया था, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। कर्तव्य पथ को ही पहले राजपथ बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो महिलाओं का जो T20 एशिया कप हुआ इसको भारत ने जीता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। और भारत ने कौन सी बार जीता है। भारत ने 7th टाइम ये जीता है महिला T20 एशिया कप। यहाँ पर भारत ने फाइनल में श्रीलंका देश को हराया, ये बात भी आपको याद रखनी है। बाकी इस पूरे वुमेन्स T20 एशिया कप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो बांग्लादेश के सिलहट में इसका आयोजन किया गया था। भारत ने 7वीं बार जीता है, श्रीलंका को हराया, और भारत की जो खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा, ये बनी प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में टाइगर ट्रायम्फ नाम का अभ्यास कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो टाइगर ट्रायम्फ नाम का अभ्यास है ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। साल 2019 में पहली बार हुआ था और अभी सेकेंड टाइम हुआ है। ये भारत और अमेरिका का ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब होता है कि जो तीनों सेनाएं हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। तो अभी इसका आयोजन किया गया है भारत के विशाखापत्तनम में। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा कौन से 2 शहरों के बीच चलाने की योजना बनाई है। तो इंडियन रेलवे ने अब प्लान किया है कि जो वंदे भारत ट्रेन है जिनकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, अब इनका इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए भी किया जाएगा। तो इसमें योजना बनाई गई है कि इस तरीके से जो पहली इसकी सर्विस शुरू होगी माल ढुलाई के लिए, यह दिल्ली और मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान में परम कामरूप नाम का सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो आसाम की यात्रा पर गई थी। वैसे तो कई सारे पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर गई थी, लेकिन जब वो आसाम की यात्रा पर थी तो उसी दौरान उन्होंने IIT गुवाहाटी के अंदर परम कामरूप नाम का सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। यानी कि IIT गुवाहाटी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है जिसका नाम है परम कामरूप, और इसका उद्घाटन किया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दोस्तों इसी तरीके से और भी कई सारे भारत के जो संस्थान हैं उनमें अलग अलग सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को मैंने यहाँ पर एक ही पेज पर लिख दिया है और बहुत ही आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं वन बाय वन। जैसे परम कामरूप नाम का सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। परम अनंत जो है इसको IIT गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया है। बाकी भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इस बार की जो विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप हुई है उसको जीत लिया है भारत के पंकज आडवाणी ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पंकज आडवाणी का 25वां खिताब है। लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लेंडर लोरिस जो जानवर होता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये एक नॉक्टर्नल जानवर है, यानी कि ये रात्रि के समय देखता है जैसे कि उल्लू। तो उसी तरीके से स्लेंडर लोरिस भी एक नॉक्टर्नल एनिमल है। तो ये ज़्यादातर मौकों पर पेड़ों के ऊपर ही रहता है। तो इसको बचाने के लिए भारत का पहला जो अभ्यारण्य बनेगा वो तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस सेंचुरी को नाम दिया गया है कडवुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। ये तमिलनाडु के 2 जिलों में फैली होगी, एक तो करूर जिला और दूसरा डिंडीगुल। ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली यही पूछा जाएगा कि लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस को बचाने के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर बनेगा, तो आपको बताना होगा तमिलनाडु। बाकी अगर किसी एग्जाम में ये सब भी पूछा जाता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर बताता हूँ।
अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि निम्न में से कौन से मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फुटबॉल फॉर स्कूल्स नाम का जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसका मेन मकसद है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनमें पढ़ाई के साथ साथ वो स्पोर्ट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करें, उसके लिए प्रेरित करना। तो फुटबॉल फॉर स्कूल्स नाम की जो पहल है, इसके लिए हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने इन दो संस्थानों के साथ में समझौता किया है। एक तो भारत के अंदर जो फुटबॉल की संस्था है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसी तरीके से जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की संस्था है फीफा, तो इन दोनों के साथ में शिक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था फुटबॉल फॉर स्कूल्स, उसको भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, जबकि ये जो फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम है इसको ओडिशा राज्य की सरकार ने फीफा के सहयोग से शुरू किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के अंदर फीफा के सहयोग से ये जो फुटबॉल फॉर ऑल नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके तहत यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं उनको फ्री में फुटबॉल वितरित किए जाएंगे ताकि स्कूली बच्चों के बीच में फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है, ये किस राज्य से थे। तो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस जो हैं ये पश्चिम बंगाल राज्य से थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ये एक मशहूर डॉक्टर थे और इन्होंने जो डायरिया बीमारी होती है, इसमें आप जानते हैं डिहाइड्रेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए एक सोल्यूशन तैयार किया था, यानी कि एक ऐसा घोल तैयार किया था जिससे डायरिया का इलाज किया जा सकता था। तो उस सोल्यूशन को नाम दिया गया था ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, और इस तरीके से डायरिया के इलाज को बोला जाता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो इसके विकास में इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया था, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनमें से कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2023 के अंदर होने वाला है फरवरी महीने में, और इसकी मेजबानी करेगा फिजी। तो प्रशांत महासागर के अंदर ये एक आइलैंड कंट्री है फिजी, तो इसी के द्वारा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। और इसमें भारत की तरफ से कौन जाएगा, भारत की तरफ से जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी को डोपिंग उल्लंघन के कारण 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो भारत की एक मशहूर चक्का फेंक खिलाड़ी है, यानी कि डिस्कस थ्रोअर है, जिनका नाम है कमलप्रीत कौर, और इन्होंने पिछले जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के चलते इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इसी के जैसा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि हाल ही में एक और भारतीय खिलाड़ी को बैन किया गया है, इनका नाम है शिवपाल सिंह। तो शिवपाल सिंह जो है ये भारत के एक फेमस भाला फेंक खिलाड़ी हैं, यानी कि जेवलिन थ्रोअर हैं, लेकिन हाल ही में इनको 3 साल के लिए डोपिंग उल्लंघन के चलते बैन कर दिया गया है। 2022-23 की अवधि के लिए किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये भारत के बैंकों का संघ है, तो हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है अतुल कुमार गोयल को, या फिर आप इनको AK गोयल बोल सकते हैं। ये वर्तमान समय में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके MD और CEO हैं, तो इन्हीं को हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इराक के हाल ही में नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल लतीफ राशिद। अब्दुल लतीफ राशिद, इनसे पहले थे बरहम सोली, लेकिन अब बन गए हैं अब्दुल लतीफ राशिद। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि नए प्राइम मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट्स कहाँ कहाँ पर बने हैं। ब्रिटेन के अंदर नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के इतिहास में। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। इराक के नए राष्ट्रपति हैं, अभी भी मैंने आपको बताया, अब्दुल लतीफ राशिद। ब्राजील कंट्री के नए राष्ट्रपति होंगे लूला डी सिल्वा। 1 जनवरी 2023 से ये अपना पद संभालेंगे। हालांकि अभी के समय ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, हाल ही में ब्राजील के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हुआ और लूला डी सिल्वा ने जीत लिया है, तो ये 1 जनवरी 2023 से ब्राजील के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए कौन है, जेयर बोल्सोनारो। हाल ही में एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ है। त्रिपक्षीय का मतलब 3-3 देशों की जो नौसेनाएं हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, जैसे कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो इनके बीच में पहला त्रिपक्षीय अभ्यास हाल ही में हुआ है। आपको बताना है कि ये कौन से देश में आयोजित किया गया। तो देखिए, मोजाम्बिक और तंजानिया जो हैं, ये आप जानते हैं कि ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हैं। तो इनके साथ में भारत ने पहली बार एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है IMT ट्राइलेट।
जिसका फुल फॉर्म होगा इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में 3 देश शामिल हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, लेकिन 2022 के अंदर इसकी जो मेजबानी दी गई है वो दी गई है तंजानिया देश को। तो इसी कारण से तंजानिया में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बात यहाँ पर आपको और याद रखनी है कि इसमें जो भारतीय नौसेना का जहाज गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था INS तरकस। INS तरकस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफल नामक साझा क्रेडिट पोर्टल शुरू किया है किसानों के लिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने हाल ही में सफल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका मतलब है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। यानी कि किसानों को अगर कृषि ऋण लेना है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको काफी आसान बना दिया गया है इस सफल प्लेटफॉर्म के जरिए। तो इसको हाल ही में लॉन्च किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 के बाद से वन्य जीवों की आबादी में कितने % की गिरावट आई है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के द्वारा हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि हर 2 साल में एक बार जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग पिछले 50 सालों के अंदर वन्य जीवों की जो आबादी है पूरी दुनिया में वो 69% कम हुई है। 69% की गिरावट आई है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में एज कंपेयर टू 1970। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके सामने मैप के अंदर दिखाया गया है कि दुनिया के कौन से रीजन में कितनी ज्यादा वन्यजीवों की आबादी में कमी हुई है 1970 से लेकर के अब तक। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है WWF के द्वारा, इसमें 1970 से लेकर के 2018 तक का ही डेटा है। तो इसमें बताया गया है कि इस टाइम पीरियड के दौरान पूरी दुनिया में 69% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में कमी आई है। लेकिन अलग अलग रीजन में आप देख सकते हैं कितनी कमी आई है, जैसे कि लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियाई रीजन है यहाँ पर वन्य जीवों की आबादी सबसे ज़्यादा घटी है 94%। फिर इसके बाद 66% की गिरावट आई है अफ्रीका में, 55% एशिया पैसिफिक में, फिर इसके बाद नॉर्थ अमेरिका के अंदर 20% और यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के अंदर 18%। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा का आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी आई है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई रीजन में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो जो यूनाइटेड नेशन की शरणार्थी एजेंसी है उसको बोलते हैं UNHCR, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो इसके द्वारा 2022 के लिए जो नानसेन रिफ्यूजी पुरस्कार दिया गया है ये मिला है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजेला मर्केल। एक बात यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है कि वर्तमान समय में जर्मनी के चांसलर कौन हैं, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन हैं ये आज के समय चेस के अंदर वर्ल्ड चैंपियन हैं, और इनको हराने वाले जो दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं वो हैं भारत के डी गुकेश। क्योंकि जो डी गुकेश हैं ये सिर्फ 16 वर्ष के हैं और इन्होंने हाल ही में एक ऑनलाइन टूर्नामेंट के दौरान मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। हालांकि इसी इवेंट के दौरान भारत के एक और खिलाड़ी ने इनको हराया था, अर्जुन एरिगेसी, जो कि 19 साल के हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने, तो आंसर है डी गुकेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो 2022 के अंदर जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसके रिजल्ट हाल ही में जारी कर दिए गए हैं, और जो विनर्स हैं उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो यहाँ पर इंदौर शहर ने लगातार 6ठी बार भारत के सबसे क्लीनेस्ट सिटी का टैग हासिल किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है और ये लगातार 6ठी बार नंबर 1 रहा है। इसके बाद नंबर 2 पर कौन सा शहर है ये भी आपको याद रखना है। नंबर 2 पर है सूरत, और इसके बाद नंबर 3 पर है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। एक बार यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 लाख से ज्यादा आबादी में तो वही आपको बताना है जो अभी मैंने आपको बताया, इंदौर मध्य प्रदेश नंबर 1, फिर दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है
1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, तो आपको बताना होगा पंचगनी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो पंचगनी शहर है ये 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। इसी तरीके से जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार है ये भी 2 तरीके से दिया गया है। ऐसे राज्य जहां पर 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, और ऐसे राज्य जहां पर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें टॉप किया है त्रिपुरा ने। तो अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, और छोटे राज्यों में त्रिपुरा। बेस्ट गंगा टाउन का जो पुरस्कार है वो दिया गया है हरिद्वार उत्तराखंड को 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में, और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है बिजनौर उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, सबसे क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार, यानी कि भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है तो वो है देवलाली कैंट जो कि है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा शहर ऐसा है जो कि भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए भारत के अंदर जो गार्बेज फ्री सिटी का स्टेटस दिया जाता है इसके लिए भारत सरकार ने स्टार रेटिंग सिस्टम शुरू किया था। इसमें एक तो मिल सकता है सिंगल स्टार या फिर 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार। तो इससे पहले तक 7 स्टार के साथ किसी भी भारत के शहर को गार्बेज फ्री सिटी का स्टेटस नहीं मिला था, लेकिन 7 स्टार के साथ कचरा मुक्त शहर घोषित होने वाला जो भारत का पहला शहर बना है यह है इंदौर। तो यहाँ पर आंसर होगा इंदौर जो कि है मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अंदर बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो था शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण जो कि करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो जो अर्बन स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसको करवाता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण होता है इसको करवाता है भारत का जल शक्ति मंत्रालय। तो ये अलग से स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। इसमें बड़े राज्यों में टॉप किया है तेलंगाना राज्य ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड जो दिए गए हैं इसमें बड़े राज्यों में टॉप किया है तेलंगाना ने, इसी में दूसरे नंबर पर आया है हरियाणा और तीसरे पर तमिलनाडु। बाकी छोटे राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ पर टॉप किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। अब ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारत की नई बन गई है एक महिला जिनका नाम है भारती दास। ये 27वें नंबर की भारत की महालेखा नियंत्रक बनी है। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। देश की प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बन गई है। तो फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत जो है ये है केरल के अंदर जिसका नाम है पुल्लमपारा। तो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जो है ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 में 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ कौन शीर्ष पर है। तो इस लिस्ट में टॉप किया है इस बार शिव नादर ने जो कि HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी के संस्थापक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022 जो जारी हुई है इसमें टॉप 3 जो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशन किया एक साल के अंदर उनमें नंबर 1 पर हैं शिव नादर एंड फैमिली। इन्होंने एक साल के अंदर 1161 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है। दूसरे नंबर पर हैं अजीम प्रेमजी और तीसरे पर मुकेश अंबानी। बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बंधन बैंक आप जानते हैं कहाँ पर है, ये कोलकाता के अंदर इसका मुख्यालय है और ये भारत की एक प्राइवेट बैंक है। तो अब इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है। तो डिफेंस एक्सपो जो है ये भारत की प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी है जिसका आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है। तो यहाँ पर भारत के अंदर जो रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस बार इसका जो 12वां संस्करण हुआ है ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया तो उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं, इसकी थीम रखी गई थी पाथ टू प्राइड। 18 अक्टूबर को दूसरी भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता कौन से शहर में आयोजित की गई है। तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में जो रक्षा वार्ता होती है
ये डिफेंस एक्सपो के पैरेलली ही होती है, यानी कि जहां पर डिफेंस एक्सपो होगी उसी के साथ में ये भारत और अफ्रीका के बीच में रक्षा वार्ता होती है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर के अंदर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें 50 अफ्रीकी देशों के जो रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं वो आए थे। इनमें 20 कंट्रीज ने अपने देशों के रक्षा मंत्रियों को भी भेजा था। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी मेजबानी में ये वार्ता हाल ही में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेफ एक्सपो 2022 के दौरान HTT-40 का अनावरण किया है। ये क्या है? HTT-40 क्या है ये आपको बताना है। तो ये एक ट्रेनर विमान है, यानी कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आंसर होगा ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अब इसी से जुड़ा अगला सवाल पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने 70 STT ट्रेनर विमानों के लिए किसके साथ में 6,800 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि STT-40 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको हाल ही में डिफेंस एक्सपो के दौरान प्रदर्शित किया गया था और उसी दौरान भारतीय वायुसेना ने 70 विमान खरीदने के लिए 6,800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में हुआ है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में, क्योंकि इसी संस्था ने इसको बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? ये बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है। भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया है? यहाँ पर आगे होगा प्रधानमंत्री। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। तो इसके तहत पूरे भारत के अंदर जो यूरिया बिकता है वो एक ही सिंगल ब्रांड के अंतर्गत बिकेगा और उस ब्रांड को नाम दिया गया है भारत। इसी कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको नाम दिया गया है भारत यूरिया। तो भारत यूरिया के नाम से ही अब भारत के अंदर जो भी यूरिया बिकता है वो बिकेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। ईप समर समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण में कौन से भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया है? ईप समर का मतलब है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये इन तीन देशों के बीच में होने वाला एक नौसेना अभ्यास है और इस बार 2022 के अंदर इसकी मेजबानी दी गई थी दक्षिण अफ्रीका को। तो दक्षिण अफ्रीका में इस बार ईप समर का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से जिस जहाज को भेजा गया था उसका नाम है INS तर्कस। INS तर्कस यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक बन गए हैं सुजाय लाल थाउसेन यानी कि SL थाउसेन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो कि चाइना बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है, तो इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? ITBP के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने पहली बार किसी खगोलीय पिंड की गति में बदलाव किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डार्ट, जिसका मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो ये जो डार्ट नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था, इसको नासा ने सन 2021 के अंदर लॉन्च किया था और इसका मेन काम यह था कि ये जो डिडीमॉर्फोस नाम का एक एस्टेरॉयड है उससे जाकर टकराएगा और ये चेक करेगा कि इसकी टक्कर से जो एस्टेरॉयड है वो अपनी डायरेक्शन बदलता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हाल ही में नासा ने जानकारी दी है कि ह्यूमैनिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यान ने किसी सेलेस्टियल बॉडी की मोशन में चेंज लाया हो। तो ये मिशन जो है ये सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि डिडीमॉर्फोस नाम का जो एस्टेरॉयड है उसकी डायरेक्शन में यहाँ पर बदलाव आया है। कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो हाल ही में कानून मंत्रियों और सचिवों का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ था, यानी कि इसमें भारत के जो लॉ मिनिस्टर्स हैं और लॉ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये आयोजित हुआ है एकता नगर गुजरात में। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसका उद्घाटन किसने किया है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इसी के साथ में आपको दूसरे जो राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। अक्टूबर महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के वो सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों का हाल ही में सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर और इसका उद्घाटन किया था जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन ये मैंने आपको बताया एकता नगर गुजरात के अंदर आयोजित किया गया है
और इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। विद्युत मंत्रियों और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। ये आयोजित किया गया था उदयपुर राजस्थान के अंदर और इसका उद्घाटन किया था इन दोनों मंत्रालयों के अंदर जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं यानी कि आर.के. सिंह ने। भारत शहरी आवास सम्मेलन 2022 यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंडिया अर्बन हाउसिंग समिट, इसका आयोजन किया गया था राजकोट गुजरात में और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर इसके बाद 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस यानी कि 81st इंडियन रोड्स कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसका उद्घाटन दो लोगों ने संयुक्त रूप से किया। एक तो भारत के सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चौथा हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 ये हुआ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। फिर इसके बाद छठा इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस इवेंट के दौरान भारत के अंदर 5G सेवाओं का भी शुभारंभ किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये सभी के सभी आपको एक साथ याद रखने हैं और इनको एक ही जगह पर नोट करना है ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। 28 अक्टूबर को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के नए परिसर का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया है। देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है इसका एक तो जो मेन कैंपस है वो नई दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा इसके दो और कैंपस हैं, एक तो है कोलकाता में और अभी तीसरा बना है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो यही पूछा गया है, सो आंसर होगा ऑप्शन डी काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और इसका उद्घाटन किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2022 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हाल ही में हुआ है इसके अंदर मेंस डबल्स का खिताब भारतीयों ने जीत लिया है और जिन्होंने जीता है इनका नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और दूसरे खिलाड़ी हैं चिराग शेट्टी। तो इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी ने यहाँ पर पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है फ्रेंच ओपन 2022 में। और इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने ताइवान की जो जोड़ी थी उसको हरा करके यह खिताब जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के पहले एम्स संस्थान का उद्घाटन कौन से शहर के अंदर किया है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का जो पहला और एकमात्र संस्थान है वो है बिलासपुर के अंदर और इसी का हाल ही में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि टेलीमानस। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक पहल शुरू की है जिसका नाम है टेलीमानस पहल और इसका मेन मकसद क्या है कि देश के कोने कोने तक जो मेंटल हेल्थ की सर्विसेज हैं उनको पहुंचाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीमानस पहल जो है इसको 10 अक्टूबर के दिन, क्योंकि 10 अक्टूबर को ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो उसी के अवसर पर जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने बेंगलुरु के अंदर जो निम्हांस नाम का संस्थान है वहीं पर इसकी शुरुआत की है। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है और इसको शुरू किया है थावरचंद गहलोत ने। टेलीमानस का फुल फॉर्म भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग। जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीमानस पहल का उद्देश्य क्या है, इसका मेन मकसद है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर जो वंचित क्षेत्रों के लोग हैं उनको 24 आवर निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। इसमें भारत के 23 संस्थानों को आपस में एक नेटवर्क बनाया गया है 23 संस्थानों का, और निम्हांस जो संस्थान है जो कि बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है ये इसके लिए नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा। तो इसी कारण से यहीं से इसका उद्घाटन भी किया गया है। निम्हांस का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो ये बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है जो कि इसके लिए नोडल सेंटर होगा। 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो मोदी शैक्षणिक संकुल क्या है, ये नाम से आप समझ सकते हैं एक तरह का एजुकेशनल कैंपस है जिसके जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके समग्र विकास में उनकी हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसके पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। इसके पहले चरण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है अहमदाबाद गुजरात में।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है? ये जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट होता है, इसका आयोजन किया जाता है इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा। तो ये इसका वार्षिक आयोजन है और 2022 में इसका आयोजन किया गया है लेह लद्दाख में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो महिलाओं का जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ है, इसकी मेजबानी इस बार की है भारत ने। ये पहला मौका था जब भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और इसको जीता है स्पेन ने। स्पेन ने फाइनल में कोलंबिया को हरा करके अपना खिताब जीत लिया है। अब क्योंकि इस बार जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है, ये भारत की मेजबानी में हुआ है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि 7th एडिशन था इसका, ये 7वीं बार ये हुआ था और 11 से 30 अक्टूबर तक ये भारत के 3 शहरों में आयोजित किया गया है। जिन 3 शहरों में आयोजन किया गया वो थे भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, मडगांव गोवा के अंदर और नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। जो फाइनल मैच खेला गया था वो नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया देश को हराया और दूसरी बार ये खिताब जीता है। ऑफिशियल स्लोगन क्या था? किक ऑफ द ड्रीम। और ऑफिशियल मैस्कट यानी कि शुभंकर था ईभा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एशियाटिक लायनेस है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को गल्फ ऑयल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो गल्फ ऑयल इंडिया जो है ये एक लुब्रिकेंट उत्पादक कंपनी है और इसने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। 1 से लेकर के 31 अक्टूबर तक आयोजित किए गए स्वच्छ भारत 2022 राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किस शहर के अंदर किया गया था? तो पूरे अक्टूबर महीने के दौरान एक राष्ट्रव्यापी अभियान का आयोजन किया गया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत 2022, जिसके आप नाम से ही समझ सकते हैं इसका मेन मकसद था कि लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाए। तो ये पूरे अक्टूबर महीने में चला और इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर को किया था भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर ने। इन्होंने कहां से इसका उद्घाटन किया था? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इसका उद्घाटन किया गया था। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 2022 के अंदर नोबेल पुरस्कार किनको मिले हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में ये अनाउंस हुए थे। तो अब यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। चिकित्सा के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो चिकित्सा यानी कि मेडिसिन की फील्ड का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है स्वांते पावो को। स्वांते पावो जो हैं ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, ये एक आनुवंशिकी वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च किया है, जिसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस बार 3 केमिस्ट को दिया गया है। एक तो है कैरोलिन बटोरजी जो कि एक महिला है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। दूसरे हैं मार्टिन मेल्डल और तीसरे व्यक्ति हैं बैरी शार्पलेस। बैरी शार्पलेस के बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि इनको सेकंड टाइम नोबेल पुरस्कार मिला है। साल 2001 में भी इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था और अभी 2022 के अंदर भी इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इस तरीके से 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये 5वें व्यक्ति बन गए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो कैरोलिन बटोरजी, मार्टिन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। सो आंसर होगा उपरोक्त सभी। इनको ये पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री पर इनके रिसर्च के लिए दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री 2022 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस बार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, एंटन जेलिंगर। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। इनको ये पुरस्कार क्वांटम मैकेनिज्म पर इनकी रिसर्च के लिए दिया गया है। इन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म के ऊपर रिसर्च की है जिसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया। किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो साहित्य यानी कि लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस बार दिया गया है फ्रांस की मशहूर लेखिका एनी अर्नॉक्स को। एनी अर्नॉक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो एक व्यक्ति को दिया गया है, साथ में 2 संस्थानों को दिया गया है। तो जिन व्यक्ति को दिया गया है उनका नाम पूछा गया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, एल एस बियालियास्की।
एलेस बियालियात्स्की जो हैं ये बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। तो इनको इस बार नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा जो 2 संस्थानों को मिला है उनमें से एक तो रसिया में बेस्ड है और दूसरा यूक्रेन के अंदर बेस्ड है। रसिया के अंदर जो संगठन है उसका नाम है मेमोरियल, और यूक्रेन के अंदर जिस संस्था को मिला है उसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये कहाँ पर है? ये है यूक्रेन के अंदर, और मेमोरियल संस्था है रूस के अंदर। तो इन दोनों संस्थानों को और बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक साइंसेस का जो नोबेल पुरस्कार है वो इस बार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। एक तो है बेन बर्नानके, दूसरे हैं डगलस डायमंड और तीसरे हैं फिलिप डायबविग। तो यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी। इनको ये पुरस्कार बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर इनकी रिसर्च के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार 2022 को रिवाइज किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये जो सर सैयद एक्सेलेंस इंटरनेशनल अवार्ड होता है ये दिया जाता है भारत के अंदर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर, उसके द्वारा वार्षिक रूप से ये सम्मान दिया जाता है। तो 2022 के अंदर ये पुरस्कार मिला है एक अमेरिकी इतिहासकार को जिनका नाम है बारबरा मैटकॉफ। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 अक्टूबर को इजराइल और किस देश ने समुद्री सीमा विवाद सुलझाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं यह है लेबनान और इधर की साइड में है इजराइल। तो लेबनान और इजराइल के बीच में इनकी समुद्री सीमा को लेकर के काफी लंबे समय से विवाद है। तो इसको सुलझाने के लिए हाल ही में दोनों कंट्रीज ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है और इसमें मध्यस्थता की है अमेरिका ने। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच में यह समझौता हुआ है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यस बैंक जो कि भारत का एक प्राइवेट बैंक है इसके एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रशांत कुमार को। सो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि अक्टूबर महीने के अंदर कौन कौन से बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो इनको यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है, तो देखते हैं। यस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं प्रशांत कुमार। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके एमडी और सीईओ एक बार फिर से चुने गए हैं संदीप बख्शी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं किशोर पोलोदासु। भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इसके अध्यक्ष बन गए हैं अतुल कुमार गोयल यानी कि ए के गोयल, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एएमएफआई इसके अध्यक्ष बन गए हैं ए बाला सुब्रमण्यम। तो ये सारे अपॉइंटमेंट जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर हुए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान के किस जिले में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है राजसमंद जिले में। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक जगह है जिसका नाम है नाथ द्वारा, और यहीं पर भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू स्थापित की गई है जिसकी ऊंचाई है 369 फीट। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसको विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है यानी कि स्टैचू ऑफ बिलीफ। 1 जनवरी 2023 से ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो ऑलरेडी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। ब्राजील के अंदर वर्कर्स पार्टी ने इस बार जीत हासिल की है। तो इस तरीके से ब्राजील के जो अगले राष्ट्रपति होंगे उनका नाम है लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। बस आपको इतना ही याद रखना है, लुला डी सिल्वा ये बनेंगे ब्राजील के नए राष्ट्रपति। हालांकि अभी के लिए कौन है? जेयर बोल्सोनारो। सितंबर 2022 के लिए आईसीसी वेमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता कौन बनी है? तो सितंबर महीने के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जब किसी भारतीय महिला को यह पुरस्कार मिला है। इससे पहले किसी भी भारतीय महिला को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं मिला था। तो सितंबर 2022 के महीने में आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता बनी है हरमनप्रीत कौर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के अंदर, साल 2022 में हर एक महीने के अंदर जो भी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं सितंबर 2022 तक। तो इसी में आप देख सकते हैं कि महिलाओं में विजेता बनी है हरमनप्रीत कौर सितंबर के लिए। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है?
सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, इसका आयोजन किया गया था बहरीन की राजधानी मनामा में। बहरीन के मनामा में ये चैंपियनशिप हुई और इसके अंदर भारत ने सिर्फ एक ही मेडल जीता है और वो भी कांस्य पदक है। तो यहाँ पर हर्षदा गरुण जो हैं, इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है, ये आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, क्योंकि इसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं के चंद्रशेखर राव, ये आज के समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये राष्ट्रीय राजनीति में भी उतरेंगे और उसी कारण से अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर का नाम भी दिया है। अब इसको नाम दिया गया है भारत राष्ट्र समिति। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात विश्वविद्यालय में महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? तो गुजरात विश्वविद्यालय, जो कि आप जानते हैं अहमदाबाद के अंदर है, इसने हाल ही में महिला उद्यमियों की हेल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है हर स्टार्ट। और इस स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस खिलाड़ी ने पुरुषों का बैलोन डी ओर पुरस्कार 2022 जीत लिया है? जो बैलोन डी ओर पुरस्कार होता है, ये साल के सबसे बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है। तो 2022 के अंदर ये पुरस्कार मिला है करीम बेंजेमा को। करीम बेंजेमा जो है, ये फ्रांस के एक मशहूर फुटबॉलर हैं जो कि 2022 में काफी चर्चा में रहे और इसके चलते इनको बैलोन डी ओर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको तो पहली बार मिला है, लेकिन जो महिलाओं में विजेता बनी है एलेक्सिया पुटेलस, इनको लगातार दूसरी बार बैलोन डी ओर पुरस्कार मिला है, क्योंकि साल 2021 के अंदर भी इन्होंने ही जीता था। तो ये स्पेन की एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? तो ऊना मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, तो यहीं पर स्थित है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं ट्रिपल आईटी। तो इसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 22 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच कौन सा देश शीतरांग चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो शीतरांग चक्रवात जो है, ये आया था बंगाल की खाड़ी में, तो इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश में इसके चलते 56 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो शीतरांग चक्रवात ने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है बांग्लादेश को। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसका नामकरण कौन से देश ने किया था? इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। फिर इसके बाद अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंदर तराई हाथी रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? तो तराई हाथी रिजर्व जो है, ये पूरे भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा। एलिफेंट्स को बचाने के लिए 33वां एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा तराई हाथी रिजर्व, और ये बनेगा यूपी के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये लखीमपुर खीरी जिले में है, और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है पीलीभीत जिले में, तो इन दोनों के कंबाइंड जंगलों में ये बनाया जाएगा तराई हाथी रिजर्व। राजस्व विभाग का नया सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में कई सारे विभागों के अंदर भारत के नए सचिव बन गए हैं, जैसे कि राजस्व विभाग के नए सचिव बन गए हैं संजय मल्होत्रा। भारत के नए इस्पात सचिव बन गए हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा। भारत के नए रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं गिरिधर आर्माने, और कोयला सचिव बन गए हैं अमृत लाल मीना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नए सचिव बन गए हैं संजय मल्होत्रा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पहली बार विश्व स्लॉथ बियर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो स्लॉथ बियर जो भालू होता है, ये भालुओं की दुनिया में जो 8 प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से एक है, और ये जो स्लॉथ बियर होता है, ये मेनली भारत के अंदर ही पाया जाता है। इसकी 90% प्लस जो आबादी है वो भारत के अंदर पाई जाती है, बाकी ये श्रीलंका के अंदर भी पाया जाता है। तो इसको बचाने के लिए और इसके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में पहली बार 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व स्लॉथ बियर दिवस। इस दिवस को मनाने की शुरुआत की है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने, IUCN ने इसकी शुरुआत की है, और इसको मनाने का जो प्रस्ताव है वो भारत की एक संस्था ने दिया था जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया।
वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया नाम की जो संस्था है, इसी ने इसको मनाने का प्रस्ताव दिया था और अब से ये 12 अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर 2022 के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स मनाए गए हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जिसका इस बार विषय है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। फिर इसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे। इसका इस बार विषय है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। फिर इसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस, यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे। इसका इस बार विषय है वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। इस बार इंडियन एयरफोर्स ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है और ये भी आपको याद रखना है कि इस बार जो परेड हुई है उसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ शहर में। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस, यानी कि वर्ल्ड पोस्टल डे। इसका इस बार विषय है पोस्ट फॉर प्लेनेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसका इस बार विषय है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। एक बात यहाँ पर आपको और बता दूं कि 10 अक्टूबर को ही भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। 9 अक्टूबर को तो विश्व भर में डाक दिवस होता है, लेकिन अगले ही दिन 10 अक्टूबर को होता है भारत में राष्ट्रीय स्तर का डाक दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसका इस बार विषय है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। फिर इसके बाद 12 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व स्लॉथ बियर दिवस। ये मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम मनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसका इस बार विषय है शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फिर इसके बाद 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है, तो उसको विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद 15 अक्टूबर को ही एक अन्य दिवस मनाया जाता है विश्व हैंड वॉशिंग दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर को होता है विश्व खाद्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड फूड डे। जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोम इटली के अंदर बेस्ड है, तो उसका ये स्थापना का दिन होता है, तो 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2022 की थीम है लीव नो वन बिहाइंड। फिर इसके बाद 23 अक्टूबर को मनाया गया है आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद दिवस जो है ये भारत के अंदर हर साल धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस बार 23 अक्टूबर को मनाया गया है। देन इसका विषय क्या है, हर दिन हर घर आयुर्वेद। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर को ही एक अन्य दिवस मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। तो पोलियो बीमारी की रोकथाम और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका इस बार विषय है ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। फिर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शहर दिवस, यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे, जिसका इस बार विषय है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। 31 अक्टूबर को भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का दिवस भी मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि नेशनल यूनिटी डे, जो कि भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्मदिन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अक्टूबर महीने के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स थे उन सभी को यहाँ पर कवर कर लिया है। एसएससी या फिर इस जैसे जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें डेज एंड थीम्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको सभी को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ राजनेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये किस पार्टी के संस्थापक थे? तो मुलायम सिंह यादव के बारे में आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को इन्होंने 1972 के अंदर स्थापित किया था और आज के समय इसके अध्यक्ष हैं इन्हीं के बेटे यानी कि अखिलेश यादव। 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के जो फर्स्ट प्लेयर बने हैं इनका नाम है रोहित शर्मा। हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी है? तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में यूरोपीय संघ यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है इसने हाल ही में एक नियम को मंजूरी दी है जिसके तहत जो कंपनियां हैं उनको सिंगल चार्जर को अपनाना होगा। यानी कि चाहे फिर वो किसी भी तरह का मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो या फिर कैमरे, उन सब के लिए एक ही स्टैंडर्ड चार्जर होगा जो कि सभी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, पैसों की भी बचत होगी, साथ ही में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है उसमें भी कमी आएगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला जो संगठन है यह है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी संख्या है 27। 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो 36 नेशनल गेम्स का हाल ही में समापन हो चुका है और इसमें जो सर्विसेज टीम है यानी कि जो भारत की तीनों सेनाओं की टीम थी उसने यहाँ पर सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 नेशनल गेम्स 2022 जो हैं इनका आयोजन किया गया था 29 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में। इसका जो मेजबान था वो था गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य ने पहली बार इसकी मेजबानी की है। इसमें टोटल 36 तरह के स्पोर्ट्स थे और 37 टीमें यहाँ पर शामिल हुई थी। इनॉग्रेशन इसका किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहीं पर आपको यह भी बता दूं कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो अध्यक्ष थे, क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जो यहाँ पर मुख्य अतिथि थे उनका नाम था भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इसका मोटो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स और इसका शुभंकर था सावज। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है पदक तालिका। पदक तालिका में टॉप किया है सर्विसेज टीम ने क्योंकि यहाँ पर इसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं, 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल। कुल मिलाकर इसने 128 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 36 नेशनल गेम्स के अंदर बेस्ट मेल प्लेयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है साजन प्रकाश को। साजन प्रकाश जो हैं ये केरल के एक प्रसिद्ध तैराक हैं और इन्होंने इस बार के 36 नेशनल गेम्स के अंदर टोटल 8 मेडल जीते थे। अकेले ही इन्होंने यहाँ पर 8 मेडल जीते जिनमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर शामिल था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो दिया गया है हासिका रामचंद्र को। हासिका रामचंद्र जो हैं ये भी एक तैराक हैं लेकिन ये कर्नाटक राज्य से हैं। तो इनको हाल ही में बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है 36 नेशनल गेम्स के अंदर। इन्होंने टोटल 7 मेडल जीते थे जिनमें से 6 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता था। कौन सा राज्य अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 37वें जो नेशनल गेम्स होने हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे और उनकी मेजबानी दी गई है गोवा राज्य को। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अक्टूबर महीने में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि हरियाणा में बनी कफ सिरप के सेवन से गाम्बिया में, जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ पर 66 बच्चों की डेथ हो गई है। तो इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति सरकार ने बनाई। आपको बताना है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन है। तो WHO की इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए सरकार ने टोटल 4 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई है और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं डॉक्टर YK गुप्ता। हम बाकी जो यहाँ पर अन्य ऑप्शंस में लिखे हैं ये सभी भी इसके मेंबर हैं, यानी कि ये सभी चारों मेंबर्स हैं जो कि इस विशेषज्ञ समिति में शामिल होंगे। लेकिन अध्यक्ष पूछा गया है तो अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर YK गुप्ता। एक बात यहाँ पर आपको और बता दूं कि हरियाणा की जिस कंपनी ने ये कफ सिरप बनाई थी उसका नाम है बैडेन फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका सोनीपत के अंदर एक प्लांट था जहां पर एक कफ सिरप बनाई गई थी और इसके सेवन से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो इसी रिपोर्ट की जांच के लिए ये विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। अक्टूबर 2022 में FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है, जिसको बोला जाता है ब्लैक लिस्ट। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और ये दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ काम करता है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। तो इसमें 2 लिस्ट होती हैं, एक तो ब्लैक लिस्ट जो हाई रिस्क कंट्रीज होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है और उससे जो कम जोखिम वाले देश हैं उनको रखा जाता है ग्रे लिस्ट में।
तो ब्लैक लिस्ट के अंदर इससे पहले तक सिर्फ दो ही देश थे, एक तो था ईरान और दूसरा था उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। लेकिन अब इसी लिस्ट में तीसरा देश भी शामिल हो गया है जिसका नाम है म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार। तो FATF की ब्लैक लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें इससे पहले तक दो देश थे, नॉर्थ कोरिया और ईरान। अब तीसरा देश शामिल हो गया है, म्यांमार। FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें टोटल 23 देश हैं, जिनमें से 3 ही देशों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये 3 देश नए शामिल हुए हैं। अक्टूबर महीने में 3 देशों को शामिल किया गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक और तंजानिया को। यहाँ पर 2 देशों के लिए अच्छी भी बात थी, क्योंकि 2 देशों को अक्टूबर महीने में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये 2 देश हैं निकारागुआ और पाकिस्तान। तो ये सारी बातें अगर आप याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आंसर कर लेंगे। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? जो बिहारी पुरस्कार होता है ये एक मशहूर कवि थे बिहारी, तो उन्हीं के नाम पर राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। तो साल 2022 के लिए जो 32वां बिहारी पुरस्कार है ये दिया जाएगा डॉक्टर माधव हाडा को। डॉक्टर माधव हाडा को किस बुक के लिए दिया जाएगा ये भी आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम है पच रंग चोला पहर शकीरी, पच रंग चोला पहर शकीरी। इसरो के द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो इससे पहले भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के ऊपर 2 मिशन भेजे थे, एक तो चंद्रयान 1, दूसरा चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 3 को 2023 के अंदर भेजा जाना है, जून महीने में। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस चंद्रयान 3 के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो लैंडर और दूसरा होगा रोवर, जो कि चंद्रमा की सरफेस पर उतरेगा। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि ये जो चंद्रयान 3 भेजा जाएगा इसको चंद्रमा की जो दूरवर्ती सतह है, यानी कि जो कि दिखाई नहीं देती है धरती से, उस पर इसको उतारा जाएगा, जिसको बोलते हैं साउथ पोल। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स से पता चलता है कि कौन से राज्य का शासन कितना बेहतर है। तो हाल ही में जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें बताया गया कि बड़े राज्यों में यहाँ पर टॉप किया है हरियाणा ने, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर जो शासन है वो सबसे बेहतर है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में यहाँ पर टॉप किया है सिक्किम राज्य ने। तो जो भी आपसे पूछा जाए उसी का आंसर करना है। बड़े राज्यों में पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने IDBI बैंक में अपनी कितने % हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो IDBI बैंक जो है ये एक प्राइवेट बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अभी के समय इसमें भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC की जो टोटल हिस्सेदारी है वो है 94.72%। लेकिन अब भारत सरकार और LIC ने इसमें से 60.72% को बेचने का फैसला किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 अक्टूबर को किसने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो आपको पता है इस साल भारत की आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं और इनका मेन मकसद है कि देश के कोने कोने तक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाया जा सके। तो देश के अंदर ये जो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां बनाई गई हैं इनको हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 कौन से शहर में आयोजित किया गया है? ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट जो है इसका आयोजन इस बार किया गया था बांग्लादेश के खुलना में। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अक्टूबर 2022 के अंदर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इंटरपोल की 90वीं महासभा हुई है नई दिल्ली के अंदर और इसका उद्घाटन किया था PM नरेंद्र मोदी ने। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में जो रक्षा वार्ता होती है जो कि डिफेंस एक्सपो के साथ ही आयोजित की जाती है, इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ है गांधीनगर गुजरात में और इसकी मेजबानी की है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा हुई जिसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया है भारत के विद्युत मंत्री RK सिंह ने। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट जो है इसका आयोजन किया गया था खुलना बांग्लादेश में। पहला वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर और इसका उद्घाटन किया भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2020 जिसको नाम दिया गया था इसका आयोजन किया गया है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में
और इसका उद्घाटन किया भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ कौन से स्थान से किया है? तो मिशन लाइफ जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वैश्विक आंदोलन है जिसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से किया है? केवड़िया, गुजरात से। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस मिशन के लॉन्चिंग के दौरान जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं यानी कि एंटोनियो गुटेरस, वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे केवड़िया, गुजरात में। तो ये भारत की यात्रा पर आए थे और इनकी उपस्थिति में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लाइफ मिशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत शहरी आवास सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कौन से शहर के अंदर किया है? इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 जो है ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका इस बार आयोजन हुआ है राजकोट, गुजरात में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकोट, गुजरात। किस भारतीय को ICAO की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अंतर्राष्ट्रीय किसी भी पद पर किसी भारतीय को नियुक्त किया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हाल ही में एक भारतीय हैं जिनका नाम है शेफाली जुनेजा। इनको जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ICAO की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय महिला सांसद को अंतर संसदीय संघ यानी कि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है इसकी कार्यकारी समिति में चुना गया है? तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो इसकी कार्यकारी समिति में भारत की अपराजिता सारंगी को चुना गया है। अपराजिता सारंगी ये भुवनेश्वर से सांसद हैं। 28 और 29 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक कौन से शहर में आयोजित की गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2022 के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति है इसका अध्यक्ष भारत है वर्तमान समय में। तो इसी कारण से हाल ही में जब इसकी विशेष बैठक हुई आतंकवाद के ऊपर तो इसका आयोजन किया गया है भारत में, मुंबई और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो UNSC में आपको पता है 15 मेंबर्स होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो इन कंट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से विषय पर यहाँ पर चर्चा की गई, काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस, यानी कि आतंकवादी उद्देश्यों के लिए जो नई और उभरती हुई तकनीकों का इस्तेमाल होने लग रहा है उसका किस तरीके से रोकथाम करना है, किस तरीके से उसको काउंटर करना है, इसी बात पर यहाँ चर्चा की गई। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो अंडर 23 लेवल की जो रेसलिंग चैंपियनशिप होती है हाल ही में उसका आयोजन किया गया था। तो इसमें भारत के अमन सहरावत ने गोल्ड जीता है और इस तरीके से अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीतने वाले ये भारत के पहले पहलवान बन गए हैं। सेम इसी तरीके से अगला सवाल है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन बन गए हैं? तो इसमें 2 तरह के इवेंट होते हैं, एक तो फ्री स्टाइल रेसलिंग और दूसरा होता है ग्रीको रोमन रेसलिंग। तो ग्रीको रोमन में आज तक भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, पहली बार जीता है यहाँ पर साजन भनवाल ने। इन्होंने कांस्य पदक ही जीता है लेकिन ये ग्रीको रोमन में कोई भी मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। इस टूर्नामेंट से रिलेटेड बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि इसका आयोजन किया गया था स्पेन के अंदर, इसमें भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं जिनमें से 1 गोल्ड मेडल भी शामिल है। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो महिलाओं का जो बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ये हाल ही में आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं का बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है। इसको जीता है अमेरिका ने और अमेरिका ने फाइनल में हराया चीन को। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर भूल भुलैया उद्यान यानी कि मेज गार्डन और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो मेज गार्डन और मियावाकी फॉरेस्ट जो हैं ये दोनों ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के नए टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, यानी कि इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में एकता नगर गुजरात में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेज गार्डन यानी कि भूल भुलैया उद्यान बनाया गया है केवड़िया गुजरात में, यह पूरे भारत का सबसे बड़ा मेज गार्डन है जो कि 3 एकड़ में फैला हुआ है। इसी तरीके से मियावाकी फॉरेस्ट जो है ये भी केवड़िया गुजरात के अंदर बनाया गया है। इसका नाम डॉक्टर अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है जो कि जापान के एक मशहूर इकोलॉजिस्ट थे। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो विश्व मसाला कांग्रेस यानी कि जो वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस होता है इसका नेक्स्ट एडिशन होने वाला है 14वां संस्करण, और ये आयोजित किया जाएगा फरवरी 2023 में। तो ये कौन से शहर में होगा? ये मुंबई के अंदर आयोजित किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बात आपको और बता दूं, इसकी थीम रखी गई है विजन 2030 स्पाइसेस। किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि केरल। केरल के अंदर एक जिला है जिसको बोलते हैं एर्नाकुलम, और एर्नाकुलम जिले के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत की गई है, जहां पर इन शॉप्स के अंदर कोई भी शॉपकीपर नहीं होगा, यानी कि बच्चों को अपनी ईमानदारी से पैसे डालने होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट है जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसके जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है अली मोहम्मद मागरे। अली मोहम्मद मागरे। और इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था पंकज मित्तल। अब इनको राजस्थान हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, और यही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, दोनों हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। किस आध्यात्मिक नेता को देश के सिविल 20 ग्रुप का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माता अमृतानंदमयी देवी। अमृतानंदमयी देवी, इनको सिविल 20 ग्रुप यानी कि जो C20 ग्रुप है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो C20 ग्रुप है ये G20 का ही पार्ट है। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अपना भारत। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में कौन सा स्थल शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि विदेशी पर्यटक भारत के कौन से स्थल को सबसे ज्यादा विजिट करने आए, या फिर पूछा जाएगा कि घरेलू पर्यटकों की संख्या के मामले में कौन सा स्थल शीर्ष पर रहा। तो विदेशी पर्यटकों के मामले में नंबर 1 पर रहा स्मारक समूह ममल्लापुरम जो कि है तमिलनाडु के अंदर, और घरेलू पर्यटकों की संख्या के मामले में नंबर 1 पर रहा ताजमहल। यानी कि भारत के जो घरेलू पर्यटक हैं वो सबसे ज्यादा विजिट किए ताजमहल को। वायुसेना दिवस परेड 2022 का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को इसी कारण से मनाया जाता है, और 2022 में भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस दौरान जो एयरफोर्स डे की परेड का आयोजन किया गया था ये कहाँ पर हुई? इस बार इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ शहर में। आंसर होगा चंडीगढ़। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का हाल ही में आयोजन किया गया। यह हर साल 4 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस बार का विषय है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर महीने के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण सप्ताह मनाए गए हैं। तो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसका इस बार विषय है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर इसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक आयोजित किया गया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये जो सप्ताह होता है ये भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु मनाया जाता है। इस बार का विषय है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, यानी कि एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले किस वोटर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी के ऊपर एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कि पूरे साल भर चलेगा, और इस कार्यक्रम का नाम है मतदाता जंक्शन, या इंग्लिश में कह सकते हैं वोटर जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत टोटल 52 एपिसोड्स आएंगे, यानी कि हर हफ्ते एक एपिसोड जो है वो आकाशवाणी के ऊपर प्रसारित किया जाएगा। अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ में भारतीय सेना ने समझौता किया है? तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में टोटल 11 बैंकों के साथ में समझौता किया है। किस लिए? अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए। ये वो 11 बैंक हैं जिनके साथ में हाल ही में भारतीय सेना ने समझौता किया है। इनमें से 3 तो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, बाकी सब प्राइवेट बैंक हैं। 30 अक्टूबर को गुजरात में किस नदी पर बने मोरबी हैंगिंग ब्रिज के ढहने से कम 141 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो गुजरात के अंदर मोरबी जिले में जो झूलता पुल था वो हाल ही में गिर गया और इसमें 141 लोगों की डेथ हो गई है। यहाँ पर जिस नदी पर यह पुल बना था, मोरबी पुल, इस नदी का नाम है माक्षु नदी। माक्षु नदी जो है इसी पर मोरबी हैंगिंग ब्रिज बना हुआ था जो कि हाल ही में ढह गया। 29 अक्टूबर को किस देश के अंदर हैलोवीन उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 156 लोगों की मौत हो गई है? तो जिस दिन भारत में मोरबी पुल दुर्घटना हुई उससे जस्ट एक दिन पहले दक्षिण कोरिया के अंदर हैलोवीन उत्सव के दौरान जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें भगदड़ के चलते 156 लोगों की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण कोरिया। ये जो घटना हुई है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के अंदर हुई है। हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए आयकर विभाग ने कौन सी पहल शुरू की है? तो हाल ही में भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरियाली बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है हरित आयकर पहल। हरित आयकर का फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। 27 अक्टूबर को किस संस्था ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है? टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो क्षय रोग के बारे में यह जो रिपोर्ट होती है ये हर साल प्रकाशित की जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि WHO के द्वारा। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं उनका नाम है टेड्रोस एधनोम। अब ये जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी हुई है इसमें बताया गया है कि साल 2021 में पूरी दुनिया के अंदर जो टीबी के केसेस आए थे उनकी संख्या थी 10.6 मिलियन। 10.6 मिलियन केसेस आए थे, इनमें से 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हो गई है टीबी के चलते। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 29.5 लाख केसेस आए थे साल 2021 में। 10 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो देखिए, भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत भारत में दवाइयों के निर्माण की जो लागत है उसको कम करने के लिए 3 जगहों पर बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। तो ये 3 कौन कौन सी जगह हैं जहां पर बल्क ड्रग पार्क बनेंगे? एक तो बनेगा गुजरात के अंदर, दूसरा बनेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर और तीसरा बनेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बल्क ड्रग पार्क बनाए जाने हैं उनकी आधारशिला इसी अक्टूबर महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने रख दी है। तो ये कहाँ कहाँ पर बनने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात के अंदर जो बनाया जाएगा ये भरूच जिले के अंदर एक जगह है, भरूच जिले के अंदर एक जगह है जंबूसर, तो यहाँ पर ये बनेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर ऊना जिले के अंदर एक जगह है हरोली, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा। बाकी आंध्र प्रदेश के अंदर अभी आधारशिला नहीं रखी गई है तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जंबूसर, और ये पूरे भारत का पहला बल्क ड्रग पार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऊना। ऊना जिले के अंदर जिस जगह पर बनेगा वो है हरोली। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 2005-6 और 2019-20 के बीच भारत ने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? तो हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है जिसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भारत ने पिछले 15 सालों में, ये आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, तो इस बीच भारत ने 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 415 मिलियन यानी कि 41.5 करोड़। हालांकि अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी देश में बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं तो वो देश अपना भारत ही है, क्योंकि भारत में आज के समय भी 228 मिलियन लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं और ये इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है।
हाल ही में किस खाद्य पदार्थ को फूड कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर जीआई का पुरस्कार मिला है? तो जिन भी भारत के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है उनमें से सबसे बेस्ट कौन से हैं, उसके लिए हाल ही में एक वोटिंग करवाई गई थी और उसमें फूड कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलर जीआई का पुरस्कार मिला है हैदराबादी हलीम को। हैदराबादी हलीम जो है ये रमज़ान के टाइम पर इसको खाया जाता है और ये एक नॉनवेज डिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो मोस्ट पॉपुलर जीआई का अवार्ड मिला है अलग अलग कैटेगरी में। फूड कैटेगरी में तो मैंने आपको बता दिया हैदराबादी हलीम। एग्रीकल्चर कैटेगरी में दिया गया है ओडिशा की कंदमाल हल्दी को। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में मिला है तंजावुर आर्ट प्लेट को। मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में मिला है मैसूर सैंडल सोप को। नेचुरल कैटेगरी में दिया गया है चूना बलुआ पत्थर जो कि उत्तर प्रदेश का है। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर C-295 निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? C-295 एयरक्राफ्ट जो है इसको खरीदने के लिए भारत सरकार ने स्पेन की एक कंपनी के साथ में समझौता किया था जिसका नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नाम की जो कंपनी है ये स्पेन के अंदर है और इसी से टोटल 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भारत सरकार ने समझौता किया था। इस समझौते में डिसाइड किया गया था कि इन 56 में से 16 जहाज़ों को स्पेन से डायरेक्टली लाया जाएगा, यानी कि स्पेन से ही इनको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया जाएगा। बाकी जो 40 जहाज़ हैं उनको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। तो इन 40 विमानों को भारत के अंदर ही बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जा रही है गुजरात के वडोदरा में, जिसकी आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो फैसिलिटी है जो कि गुजरात के वडोदरा में स्थापित की जा रही है, यहाँ पर ये जो दोनों कंपनियां हैं ये मिल करके 40 विमान बनाएंगी और फिर इंडियन एयरफोर्स को ये डिलीवर किए जाएंगे। तो इनमें से एक तो स्पेन की कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और दूसरी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। ये दोनों मिल करके इन जहाज़ों को बनाएंगे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कौन से राज्य के अंदर किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा वो आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश की मेजबानी में और मध्य प्रदेश के टोटल 8 शहरों को चुना गया है जहां पर इसका आयोजन होगा, ये आप देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था यानी कि चौथा संस्करण वो कहां पर हुआ था ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत किसने की? तो हर साल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका शुभारंभ किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सरयू नदी के तट पर इस बार 15 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए गए हैं। इस बार जो निशानेबाजी के अंदर वर्ल्ड कप हुआ है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2022, इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का गोल्ड मेडल किसने जीता है? अंदर गोल्ड मेडल जीता है रुद्राक्ष पाटिल ने। आपको बता दूं कि इस इवेंट के अंदर आज तक सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल भारत को मिला था और वो दिलाया था अभिनव बिंद्रा ने। लेकिन अब दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने इस इवेंट के अंदर गोल्ड जीता है उनका नाम है रुद्राक्ष पाटिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ है ये आयोजित किया गया था मिस्र की राजधानी कायरो में और इसके अंतर्गत यहाँ पर भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है पदक तालिका में, क्योंकि भारत को 12 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 34 मेडल मिले हैं। नंबर 1 पर था चाइना। 3 अक्टूबर को स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर आपको बताना है जिसका नाम क्या है, इसको हाल ही में भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान के जोधपुर के अंदर एक समारोह का आयोजन किया गया था और उसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल कर लिया है और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को नाम दिया गया है प्रचंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि इस प्रचंड नाम के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कौन से शहर में आयोजित की गई है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आपको पता होगा, इसका मुख्यालय भारत के अंदर है। जो हरियाणा का गुरुग्राम शहर है वहां पर इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 5वीं सभा हुई है उसकी मेजबानी की है भारत ने, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो भारत के जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, जो कि भारत के विद्युत मंत्री भी हैं, RK सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है?
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो वर्तमान अध्यक्ष है यानी कि अपना भारत, एक बार फिर से भारत को ही चुन लिया गया है। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है। सह अध्यक्ष के रूप में फ्रांस को भी दोबारा से चुना गया है। सिंगापुर और भारत के बीच सिम्बेक्स 2022 अभ्यास का बंदरगाह चरण कहां पर आयोजित किया गया था? सिम्बेक्स नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और सिंगापुर के बीच में एक नौसेना अभ्यास है। इसको बोलते हैं सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो इस बार इसका जो आयोजन किया गया है ये 2 चरण में हुआ है। पहले चरण का आयोजन किया गया था विशाखापत्तनम में, जो कि बंदरगाह चरण था, और जो दूसरा चरण था जिसको बोलते हैं सी फेस, उसका आयोजन किया गया है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर पूछा गया कि बंदरगाह चरण कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बन गई है? वैसे तो अमेरिका की कई सारे जो महिलाएं हैं वो आज तक अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, लेकिन वो सभी विदेशी मूल की थी। किसी और कंट्री में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। तो अमेरिकी मूल की पहली महिला जो बनी है जो कि अंतरिक्ष में गई, उनका नाम है निकोल मान। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में नासा का स्पेस एक्स क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया गया है। तो इन्हीं में से एक थी निकोल मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के अंदर भारतीय वायुसेना के दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो आपको बताना है कि जो दीसा एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स का, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। यहाँ पर आप मैप के अंदर देख सकते हैं गुजरात राज्य के अंदर दीसा नाम की जो जगह है ये बनासकांठा जिले में है, और ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहीं पर इंडियन एयरफोर्स का एक नया एयरबेस बनाया जाएगा जिसका नाम होगा दीसा एयरबेस। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला सवाल है, ब्रिटेन के इतिहास में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में MBBS का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? और तीसरा क्वेश्चन है, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये 3 क्वेश्चंस क्या इस वीडियो में बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे अक्टूबर महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। जो भी क्वेश्चन आएगा अब आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बशर्ते आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर पाएं। इसी तरीके से आप बाकी मंथ्स की जो करंट अफेयर्स है वो आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।